एक ही जगह पर अगर करोड़ों की संख्या में जानवर मौजूद हों तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये जीव इतनी बड़ी संख्या में एक साथ क्यों रहते हैं और वहाँ वास्तव में क्या हो रहा होता है। इस वीडियो में हम इसी रहस्य को पूरी तरह से जानने वाले हैं। टॉपिक में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे अमेजिंग वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थाउजेंड्स ऑफ स्नोज। सुबह का समय अपने आप में एक शांति लेकर आता है। हवा में हल्की ठंडक होती है और आसमान पर फैली नीली चादर को देखकर मन स्वतः ही ऊपर की ओर खिंच जाता है। ऐसे ही किसी शांत सुबह जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद बादल धीरे धीरे सरक रहे हों। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान से देखते हैं ये भ्रम टूटने लगता है। ये बादल नहीं बल्कि हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में एक साथ उड़ते हुए स्नो गीज़ होते हैं। उनके पंखों की एक साथ होने वाली हरकत आसमान को जीवंत बना देती है, मानो आकाश स्वयं चल रहा हो। दुनिया बहुत विशाल है और हम इसके हर कोने को नहीं जानते, लेकिन अक्सर प्रकृति के सबसे अद्भुत और अविश्वसनीय नज़ारे उन्हीं दूर दराज और अनजान इलाकों में छिपे होते हैं। नॉर्थ अमेरिका के ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले ये स्नो गीज़ उन्हीं चमत्कारों में से एक हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम करीब आने लगता है और बर्फ धीरे धीरे जमीन को ढकने लगती है, इन पक्षियों के भीतर एक अदृश्य संकेत जाग उठता है। भोजन की तलाश और गर्म वातावरण की आवश्यकता इन्हें लंबी यात्रा के लिए मजबूर कर देती है। इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा माइग्रेशन जो इंसान को हैरान कर देता है। हर एक स्नो गीज़ का रंग दूध जैसा सफ़ेद होता है। जब ये पक्षी झुंड में उड़ान भरते हैं तो पूरा आसमान ऐसा दिखने लगता है मानो किसी ने ऊपर से बर्फ उड़ेल दी हो। दूर से देखने पर यह दृश्य किसी चलती हुई बर्फीली लहर जैसा प्रतीत होता है जो आकाश में बह रही हो। कभी ये झुंड लंबी रेखा बनाता है तो कभी वी शेप में उड़ता हुआ नजर आता है। ये कोई संयोग नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा सिखाया गया एक परफेक्ट सिस्टम है। स्नो गीज़ अकेले उड़ना पसंद नहीं करते। झुंड में उड़ना उनके लिए जीवन और मृत्यु का फर्क बन सकता है। जब ये लाखों की संख्या में होते हैं तो शिकारी पक्षियों के लिए किसी एक को निशाना बनाना बेहद कठिन हो जाता है। इसके अलावा आगे उड़ने वाला पक्षी हवा के दबाव को तोड़ देता है, जिससे पीछे उड़ने वाले पक्षियों को कम मेहनत करनी पड़ती है। इससे उनकी ऊर्जा बचती है और वे बिना ज्यादा थके हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। ये सहयोग और टीम वर्क प्रकृति का एक ऐसा सबक है जिसे इंसान भी सीख सकता है। माइग्रेशन के दौरान जब ये स्नो गीज़ जमीन पर उतरते हैं तब भी दृश्य उतना ही चौंकाने वाला होता है। खेत, झीलों के किनारे और खुले मैदान अचानक सफ़ेद रंग से भर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन पर बर्फ गिर गई हो और चारों ओर एक विशाल स्नो फील्ड फैल गया हो। किसान दूर से देखकर धोखा खा सकते हैं कि शायद रात में बर्फबारी हुई है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि ये सफ़ेद चादर असल में जीवित है, सांस ले रही है। माइग्रेशन के समय इन पक्षियों की संख्या 1 लाख से लेकर 30 लाख तक पहुंच सकती है। कल्पना कीजिए, लाखों पक्षी एक साथ उड़ते हुए पूरे आसमान को भर दें, सूरज की रोशनी को कुछ पल के लिए ढक लें और फिर शांति से आगे बढ़ जाएं। कोई शोर नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, बस एक अनुशासित उड़ान। ऐसे दृश्य हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली, संतुलित और अद्भुत है। ये केवल पक्षियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं है, ये एक साइलेंट मिरेकल है जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी घोषणा के इंसान के दिल और दिमाग को गहराई से छू जाता है। प्रकृति जैसे हमें चुपचाप ये दिखा देती है कि असली सुंदरता और ताकत शांति में छिपी होती है। स्वॉर्म ऑफ मे फ्लाइज। ये इंसेक्ट इतना ज्यादा विचित्र और रहस्यमयी होता है कि इसकी पूरी जिंदगी मानो एक ही सांस में सिमट जाती है। यही वजह है कि इसे वन डे इंसेक्ट कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें मे फ्लाई कहा जाता है, लेकिन आम इंसान के लिए ये प्रकृति का एक अजीब सा करिश्मा है। यूएसए, कनाडा और यूरोप के कई हिस्सों में पाए जाने वाले ये इंसेक्ट्स हमें ये समझाते हैं कि लंबी उम्र ही जीवन की सफलता का पैमाना नहीं होती। इनकी असली जिंदगी पानी के अंदर शुरू होती है। जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं तब ये नदियों, झीलों और साफ पानी के अंदर लगभग 2 साल तक रहते हैं। इस दौरान ये बेहद शांत जीवन जीते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपने आसपास के वातावरण का हिस्सा बने रहते हैं। पानी के भीतर रहते हुए ये एल्गी, सड़े हुए पौधों और जैविक कचरे को खाते हैं, जिससे पानी साफ और संतुलित बना रहता है।
इस स्टेज में कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यही छोटे से लार्वा आगे चलकर लाखों की संख्या में एक साथ उड़ते हुए आसमान को भर देंगे। जैसे ही मौसम अनुकूल होता है, खासकर मई से अगस्त के बीच जब पानी का टेम्परेचर सही लेवल पर पहुंचता है, तब इन लार्वा के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। वो धीरे धीरे अडल्ट स्टेज में बदलने लगते हैं और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के ये पूरी तरह से विकसित होकर पानी की सतह पर आ जाते हैं। यही वो पल होता है जब इनकी गिनती शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद उनके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अडल्ट बनते ही इनका एक ही मकसद होता है, रिप्रोडक्शन। ये खाना नहीं खाते, इन्हें आराम की ज़रूरत नहीं होती, बस फीमेल इंसेक्ट के साथ मीटिंग करनी होती है। मेल और फीमेल की ये मुलाकात कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। इसके बाद मेल इंसेक्ट अपनी भूमिका निभाकर मर जाता है, फीमेल इंसेक्ट भी पानी के ऊपर या उसके पास अंडे देती है और कुछ ही समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह 2 साल की तैयारी सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ये सभी इंसेक्ट्स एक ही रात में लाखों की संख्या में बाहर आ जाते हैं। ये नज़ारा जितना अद्भुत होता है, उतना ही डरावना भी लग सकता है। कुछ ही घंटों में पूरा इलाका इन उड़ते हुए इंसेक्ट्स से भर जाता है। सड़कें, पुल, इमारतें और स्ट्रीट लाइट्स सब इनके झुंड से ढक जाते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो हवा में कोई जिंदा परत तैर रही हो। इंसानों के लिए ये समय काफी परेशान करने वाला होता है। कार्स पूरी तरह से इन इंसेक्ट्स से भर जाती हैं, विंडशील्ड्स पर इतनी मोटी परत जम जाती है कि ड्राइव करना खतरनाक हो जाता है। कई जगहों पर सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं क्योंकि मरे हुए इंसेक्ट्स की परत जम जाती है। लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगते हैं क्योंकि हर तरफ उड़ते हुए इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं और सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पूरी परेशानी की एक अच्छी बात यह है कि यह सब सिर्फ एक दिन तक ही रहता है। अगले दिन सुबह तक ज्यादातर इंसेक्ट्स मर चुके होते हैं और इलाका फिर से सामान्य होने लगता है। जो चीज इंसानों के लिए परेशानी बनती है, वही प्रकृति के लिए एक वरदान होती है। ये इंसेक्ट्स इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। लार्वा स्टेज में ये पानी को साफ रखते हैं और मछलियों, मेंढकों और दूसरे एक्वेटिक जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण फूड सोर्स बनते हैं। और जब ये बाहर आकर मर जाते हैं तो जमीन पर गिरकर नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। इनके शरीर मिट्टी में मिलकर न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ बेहतर होती है और पूरा पर्यावरण संतुलित बना रहता है। इसी वजह से इन्हें इकोसिस्टम का साइलेंट वर्कर्स कहा जाता है। ये बिना किसी शोर के, बिना किसी पहचान की मांग किए अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे छोटी और सबसे छोटी अवधि की जिंदगी भी प्रकृति में सबसे बड़ा योगदान दे सकती है। विल्ड बीस्ट ग्रेट माइग्रेशन। इन विल्ड बीस्ट को जन्म से लेकर मौत तक हर पल खतरे का सामना करते हुए ही जिंदगी बितानी पड़ती है। इन्हें मारने के लिए हर समय बेहद ताकतवर और क्रूर शिकारी घात लगाए बैठे रहते हैं, खासकर तब जब ये माइग्रेशन पर निकलते हैं। उस समय इनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे ये सच में नर्क से गुजर रहे हों। इस माइग्रेशन में 15 लाख से भी ज्यादा विल्ड बीस्ट और उनके साथ ज़ीब्राज और दूसरे शाकाहारी जानवर मिलाकर कुल संख्या 20 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। इनका सफर तंजानिया के सेरेनगेटी नेशनल पार्क से शुरू होकर केनिया के मसाई मारा तक जाता है, यानी लगभग 3000 किलोमीटर की बेहद कठिन यात्रा। यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि इनका ये सफर कितना विशाल और खतरनाक होता है। ये विल्ड बीस्ट जितने साल जिंदा रहते हैं, उतने ही साल ये माइग्रेशन करते रहते हैं, यानी हर साल बिना रुके ये लाखों की संख्या में एक साथ निकल पड़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी और घास। सीधे शब्दों में कहें तो जहां जहां बारिश होती है, ये जानवर उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं ताकि उन्हें खाने और पीने के लिए जरूरी संसाधन मिल सकें। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे खतरनाक पल तब आता है जब ये मारा रिवर को पार करते हैं। उस समय कितने जानवर जिंदा बचेंगे और कितने मारे जाएंगे ये कहना भी बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि इसी नदी में इन्हें मारने के लिए घात लगाए बैठे होते हैं खूंखार मगरमच्छ। जैसे ही ये जानवर पानी में उतरते हैं, वहां एक भीषण तबाही शुरू हो जाती है। इस संघर्ष के दौरान 6000 से भी ज्यादा विल्ड बीस्ट अपनी जान गंवा देते हैं। फिर भी तमाम मौतों और खतरों के बावजूद ये यात्रा हर साल चलती रहती है। यही वजह है कि ये माइग्रेशन सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच लड़ा जाने वाला एक अंतहीन संघर्ष है। जेलीफिश ब्लूम। कल तक शांत दिखाई देने वाला ये समुद्र अचानक लाखों की संख्या में जेलीफिश से भर गया। असल में ऐसा होने के कई कारण हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गर्मियों में पानी का तापमान बढ़ने पर इनकी रिप्रोडक्शन बहुत तेज हो जाती है।
उसी समय लाखों की संख्या में ये जेलीफिश एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उनके मुख्य भोजन प्लैंकटन्स भी उसी जगह प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। जहां प्लैंकटन ज़्यादा होते हैं, जेलीफिश भी वहीं पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इनको खाने वाले प्रेडेटर्स जैसे छोटी मछलियां या बड़ी मछलियां मौजूद ना होने की वजह से भी इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और ये बड़ी बड़ी झुंडों में दिखाई देते हैं। जब समुद्र ज़्यादा हिलता नहीं है तब भी ये जेलीफिश एक ही जगह गुटबद्ध होकर जमा हो जाते हैं। दुनिया भर में 2000 से अधिक जेलीफिश की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही खास प्रजातियां जैसे मून जेलीफिश, नुमुराज जेलीफिश और सी नेटल्स ही इतनी बड़ी संख्या में एक साथ ब्लूम करती हैं। इनमें से मून जेलीफिश का स्टिंग होने पर भी इंसानों के लिए ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन नुमुराज जेलीफिश जैसी बड़ी प्रजातियां स्टिंग करें तो तेज़ दर्द होता है और मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। सी नेटल्स का स्टिंग कष्टदायक होता है, लेकिन सामान्यतः ये जानलेवा नहीं होता। इसीलिए लोग इन खतरनाक जेलीफिश के झुंडों को दूर से ही देखते हैं और पास जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन मून जेलीफिश ज़्यादा खतरा नहीं पैदा करती, इसलिए कुछ डाइविंग एंथुजियास्ट्स इनके बीच में जाकर इस अद्भुत दृश्य को बहुत करीब से देखते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। मैसिव बैट्स फॉर्म। टेक्सास में ब्रैकन नाम की एक गुफा है। जैसे ही सूरज ढलता है, उस गुफा के अंदर से सिर्फ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में चमगादड़ एक साथ बाहर निकल आते हैं। उस समय का दृश्य वाकई बेहद अद्भुत होता है। एक ही पल में करोड़ों चमगादड़ों को उड़ते देखने के लिए फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स घंटों पहले से उस पल का इंतजार करते रहते हैं। इतनी विशाल संख्या में चमगादड़ों को देखकर पहली नज़र में ऐसा लगता है कि यहाँ रहने वाले लोग शायद इनसे बहुत परेशान होंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। इन चमगादड़ों की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी शांतिपूर्ण जिंदगी जीते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वैम्पायर बैट्स की तरह इंसानों या जानवरों का खून पीने वाले चमगादड़ नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ कीड़े मकोड़े ही खाते हैं और इंसानों पर किसी भी तरह का हमला नहीं करते। एक अकेला चमगादड़ जब बाहर निकलता है तो वो एक ही रात में हजारों की संख्या में कीड़ों को खा जाता है। इसी वजह से यहाँ खेती करने वाले किसानों को कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये चमगादड़ हर रात खेतों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों को लाखों की संख्या में खा जाते हैं, जिससे फसलों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। इसके चलते किसानों को जहरीले पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से भी छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये चमगादड़ मच्छरों को भी बड़ी संख्या में खा जाते हैं, जिससे उनकी आबादी काफ़ी कम हो जाती है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि मच्छरों से फैलने वाली खतरनाक बीमारियों से भी इंसान सुरक्षित रहते हैं। इस तरह ये चमगादड़ सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, बल्कि अपनी मौजूदगी से इंसानों की भी रक्षा कर रहे होते हैं। इसी वजह से इन्हें इंसानों के लिए साइलेंट प्रोटेक्टर्स कहा जाता है। सार्डीन रन। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओशन के किनारे लगभग 700 फीट की गहराई में हमें एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। ये मछलियों के झुंड कभी लाखों की संख्या में होते हैं तो कभी करोड़ों की संख्या में। इतना ही नहीं, उसी समय इन मछलियों को खाने के लिए डॉल्फिन्स, शार्क्स, वेल्स, सील्स और सी बर्ड्स भी एक साथ इस झुंड पर हमला कर देते हैं। असल में उस समय होने वाले ये अटैक्स बेहद ही रोमांचक और अद्भुत दृश्य पैदा करते हैं। इस विजुअल फीस्ट को अंडर वाटर फोटोग्राफर्स और स्कूबा डाइवर्स भी बहुत बेसब्री से कैप्चर करने का इंतजार करते हैं। ये मछलियां अकेले नहीं बल्कि झुंड में रहकर अपनी जान बचाती हैं और प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करती हैं। जब प्रेडेटर्स इतने बड़े झुंड पर हमला करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि किस मछली को टारगेट करना चाहिए। नतीजतन प्रेडेटर्स केवल कुछ ही मछलियों को पकड़ पाते हैं। ये मछलियां मई से जुलाई के बीच ठंडे पानी की तलाश में लाखों या करोड़ों की संख्या में माइग्रेट करती हैं। कई बार तो कोई बड़ा वेल आकर इन्हें बड़ी संख्या में खा भी लेता है, लेकिन वो केवल कुछ 100 मछलियां ही खा पाता है। करोड़ों की संख्या होने की वजह से इन मछलियों को होने वाला नुकसान बहुत ही कम होता है। इसीलिए इतने सारे प्रेडेटर्स के बावजूद ये मछलियां अपने आप को आसानी से बचा लेती हैं और इतनी बड़ी संख्या में सर्वाइव कर पाती हैं। ये देखना सच में प्रकृति की रणनीति और सामूहिक जीवन का अद्भुत उदाहरण है। लॉट ऑफ एनाकोंडा। हाल ही में अमेज़न रिवर में कुछ 100 एनाकोंडा स्नेक्स एक ही जगह इकट्ठा हुए जैसी वीडियो बहुत वायरल हुई। असल में ये वीडियो AI की मदद से बनाई गई थी और कुछ लोगों को ये पता था, लेकिन जिन्हें इसका पता नहीं था उन्होंने इसे असली मानकर शेयर किया और वीडियो और भी ज़्यादा वायरल हो गया। असल में क्या सच में एक ही जगह पर इतनी सारी एनाकोंडाज होती हैं? हाँ, होती हैं, लेकिन इतने बड़े झुंड में नहीं। आमतौर पर 20 से 30 एनाकोंडाज ही एक जगह पर इकट्ठा होती हैं, और वो भी सिर्फ रिप्रोडक्शन के समय। जब एक फीमेल एनाकोंडा अपनी खुशबू छोड़ती है तो आसपास की मेल एनाकोंडाज तुरंत वहां पहुंचकर ब्रीडिंग बॉल जैसी स्थिति में एक दूसरे के चारों ओर लिपट जाते हैं। इस गुट में आमतौर पर 20 से 30 स्नेक्स ही एक साथ होते हैं। AI की मदद से ऐसे ही दृश्य बनाकर वीडियोस तैयार की जाती हैं और YouTube पर अपलोड की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे अमेजिंग वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।